देख रहे हैं अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉलेजों में छात्र संघ प्रत्याशियों की अंतिम सूची हुई चस्पा। छात्र संघ प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ किया छात्रों से संपर्क। भिवाड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था हुई फेल, जाम में सीरियस मरीज ले जा रही एम्बुलेंस फंसी। सीएमएचओ कार्यालय की छत का प्लास्टर गिरने से कर्मचारी हुए भयभीत। सीएमएचओ ने कर्मचारियों को दूसरे कमरों में बैठाकर कराया ऑफिशियल वर्क। सीए रक्षित आत्महत्या मामले को लेकर खंडेलवाल समाज हुआ लामबंद। ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों भिवाड़ी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को राम हवाले कहने में शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे भिवाड़ी मोड़ हो या सेंट्रल मार्केट हो या फिर अलवर बाईपास भगत सिंह कॉलोनी हो, सभी जगह रोजाना लंबे जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। इस जाम में आम लोगों के साथ साथ इमरजेंसी एम्बुलेंस, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों की बसें घंटों फंसी रहती है और ट्रैफिक पुलिस मौके से नदारद रहती है। मंगलवार दोपहर को भी भिवाड़ी मोड़ पर इसी तरह का नजारा देखा गया। भिवाड़ी मोड़ पर लगे लंबे जाम के दौरान ना तो भिवाड़ी पुलिस नजर आई और ना ही भिवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मचारी। इस जाम में एक गंभीर मरीज को ले जा रही स्टार हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसकर सायरन बजाती रही, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। जाम में फंसी अन्य गाड़ियों के ड्राइवरों ने स्थिति को भागते हुए स्वयं ही गाड़ियों को इधर उधर कर जाम खोला व एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इन दिनों भिवाड़ी की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब स्थिति में है कि इसके सुधारने की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। लगता है भिवाड़ी पुलिस के आला अधिकारियों का ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण और सुविधाओं को और बेहतर विकसित करने के लिए भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अब काम करेगी। बीआईआईए भवन का भूमि पूजन बुधवार 24 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। नए भवन का निर्माण 750 मीटर कहरानी में स्थित जमीन पर कंपनी के सामने प्लॉट नंबर SR9 पर होगा। आधुनिक तरीके से इस भवन को उद्योगपतियों के बैठने व कॉन्फ्रेंस करने सहित अन्य कई प्रकार की आरामदायक सहूलियत दी जाएगी। बीआईआईए हाउस का निर्माण करीब 3.50 करोड़ रुपए से होगा और निर्माण कार्य को दिसंबर माह 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। प्रवीण लामा ने बताया कि भिवाड़ी में उद्योगपतियों की समस्याओं को राज्य व केंद्र सरकार तक उठाने की औद्योगिक संगठनों को जरूरत है। नए संगठनों का गठन मार्च में प्रवीण लांबा, सचिव हरीश गौड़ और कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने किया था। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष लांबा इससे पहले भी 4 साल तक लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष रह चुके हैं और उद्यमियों की समस्याओं को बढ़ाते रहे हैं। अध्यक्ष लांबा ने बताया कि अभी उनके संगठन में 450 औद्योगिक इकाई सदस्य हैं। 3 मंजिल बीआईआईए हाउस का निर्माण 24 अगस्त को शुरू होगा। संगठन का उद्देश्य है कि 1 अप्रैल 2023 में यहां पर प्रथम तल का पूरा हो जाए और उसके बाद यहां से कार्यालय का काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाए। भवन के भूतल पर अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारियों, स्टाफ के चैम्बर और रिसेप्शन के लिए जगह रहेगी। प्रथम तल पर करीब 400 लोगों के बैठने की क्षमता का हॉल होगा। दूसरे तल पर प्रोजेक्टर और छोटे छोटे बैठक हॉल होंगे जिसमें उद्यमियों को बैठकर औद्योगिक गतिविधियों की सुविधा मिलेगी। अभी तक छोटे छोटे आयोजन होटल और अन्य जगहों पर होते थे, अब ऐसे कार्यक्रम बीआईआईए हाउस में होने लगेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, कहरानी, चौपान की साखे खुर्द, पथरेड़ी, कारोली, खुशखेड़ा, सरारपुर, बंदापुर सहित 9 भागों में बटा हुआ है। इन जोन में करीब 6000 इकाई भवन प्रकार के उत्पाद करती है। ये कोशिश ज्यादा से ज्यादा इकाइयों के सदस्य बनाकर उन्हें उत्पादन के लिए बेहतर माहौल देना है। संगठन के साथ औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष ओपी अग्रवाल, रामप्रकाश गर्ग, हरिराम शर्मा, सत्येंद्र चौहान, बीबी कौशिक और ब्रजमोहन अग्रवाल संरक्षण की भूमिका में होंगे। संगठन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना रहेगा, चाहे वे प्रदूषण की समस्या हो या उद्योगों की मिलने वाली बिजली, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाएं। अध्यक्ष लांबा ने बताया कि भूमि पूजन के बाद जल्द ही पदाधिकारी, कार्यकारिणी और सदस्यों की
नियुक्ति कर संगठन को विस्तार दिया जाएगा। साथ ही निमराना, गिलोट, अलवर, बहरोड के औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ व थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़, टहला, राजपुर, धमरेड़ मंडल के संयुक्त तत्वाधान में जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा के नेतृत्व में भाजपाइयों के कांग्रेस सरकार 4 साल के कुशासन को लेकर तहसीलदार जुगीता मीणा को राज्यपाल के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार के 4 साल कुशासन के चलते बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपराधिक मामले, सरकार की अकर्मण्यता, तुष्टीकरण की नीति, राजनीतिक चिकित्सालयों में अव्यवस्थाएं, दलितों पर अत्याचार सहित बिजली पानी की समस्याएं सरकारी नाकामी को दर्शाती हैं। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से मांग की कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धमाणी, महंत प्रकाश दास, मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, शेखर मोली, महावीर सेन, प्रीति विजय, अलका सैनी, पद्मा, वंदना सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। जी बताएं। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इतना अत्याचार कर रही है आमजन पर कि महिलाओं पर, दलितों पर इतने अनेक अत्याचार हो रहे हैं। अभी देखा है मोमलिची की घटना है। और मैं राजगढ़ की यदि बात करता हूँ तो कुछ समय पहले ऐसे मंदिर तोड़े गए और यहाँ पानी और बिजली की ऐसी भयंकर त्रस्ती है कि पानी कहीं तो किसी कॉलोनी में 1 दिन आ रहा है, कहीं 2 दिन आ रहा है, कहीं 3 दिन आ रहा है, कहीं 5-5 दिन तक पानी नहीं आ रहा। बिजली का अघोषित बिजली कटौती हो रही है। और जबकि कांग्रेस सरकार हर दिन, हर 2-3 महीने में सरचार्ज के नाम से बिजली का भुगतान आम जन से कर रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन देकर के राज्यपाल के नाम से और इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त की जाए। और आमजन इस बात को भी कह रहा है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या प्रोग्राम रहा आज आपका? आज हमने भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल, राजगढ़, राजपुर, धमरेड़ मंडल और टहला मंडल के नेतृत्व में हमारे यहाँ के एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और राज्यपाल से मांग की है कि सरकार को तुरंत बर्खास्त की जाए। जो ज्ञापन दिया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जो 4 साल निकले हैं वो जनता के विरुद्ध निकले। आम जन की समस्याओं का सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। बिजली पानी की विकट समस्या रही है और हर क्षेत्र में लोग परेशान है। ये सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है और यह व्याप्त भ्रष्टाचार है और आए दिन घटनाएं हो रही है। सरकार बिल्कुल भी नहीं चेत रही है और आम जन में भारी विरोध है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार के विरोध में इसलिए काले कारनामे और जो भी सरकार ने गलत कार्य किए उसको लेकर के आज हम सब लोग ज्ञापन देने आए हैं। और इस सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि जो राजस्थान की जनता के लिए 13 जिलों का लाभ जनपद दिल्ली को मिले, सीआरपीसी के तहत नहर परियोजना को लागू किया जाए, पानी को मिलाया जाए। ये सब मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ आए हुए हैं। अगस्त माह के चौथे सोमवार को एडीएम भिवाड़ी गुंजन सोनी ने जन सुनवाई के तहत आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं की सुनवाई की। एडीएम ने बताया कि प्रत्येक माह के पहले व चौथे मंगलवार को टपुकड़ा, दूसरे व 5वें मंगलवार को तिजारा तथा तीसरे मंगलवार को कोट का तहसील कार्यालय पर उनके द्वारा जन सुनवाई की जाएगी। व आमजन को राजस्व संबंधी समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इस अवसर पर टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव भी उपस्थित रही। सरकार की तरफ से जो निर्धारित जन सुनवाई है, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय है, वो तो अपने निर्धारित दिन और समय पर चलती हैं। लेकिन मेरे यहाँ ज्वाइन करने के बाद में मेरी जानकारी में आया कि यहाँ लोगों के रेवेन्यू संबंधित काम जो है वो कुछ पेंडिंग रहते हैं। तो इसके लिए मैंने मेरे सब डिवीजन की तीनों तहसीलों के लिए मेरा अपना जन सुनवाई का एक प्रोग्राम निर्धारित किया है। उसमें मैं प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग तहसील मुख्यालय पर जाकर जन सुनवाई करता हूँ। टपुकड़ा में हर एक महीने के पहले मंगलवार और चौथे मंगलवार को मैं आता हूँ और 11 से 1 बजे तक तहसील कार्यालय में बैठकर जो भी फरियादी आते हैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास करता हूँ। जिसको भी अपनी कोई बात करनी है वो निर्धारित समय में आकर मुझे बता सकता है। हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनकी समस्या का यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके समाधान हम करें।
टपुगड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में चल रहे राजकीय कन्या महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ चुनाव होंगे। 26 अगस्त को अध्यक्ष पद व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए आज नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। अध्यक्ष पद के लिए रितु कुमारी व खुशबू कुमारी के बीच मुकाबला है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए निकिता यादव व मनीषा मैदान में है। महाविद्यालय के महासचिव पद व संयुक्त सचिव पद व कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए एक एक ही नामांकन पत्र भरा गया। इन पदों पर निर्विरोधी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। महासचिव पद पर पूजा, संयुक्त सचिव पद पर निकिता कुमारी व कक्षा प्रतिनिधि पद पर महक को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। तीनों निर्वाचित सदस्यों को महाविद्यालय प्राचार्य व संरक्षक डॉक्टर अनिल शर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई व निर्वाचन पत्र सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गोयल ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। महाविद्यालय में कुछ 330 छात्राओं का नामांकन है। 27 अगस्त को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा की जाएगी। एनबी थाना क्षेत्र बेला का मोड़ पर बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति को बुलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन इलियाबास खान ने बताया कि मृतक बच्चू खान निवासी पथरोड़िया का बास बख्तल की चौकीकार रहने वाला था और वह अपने मुर्गा बेचने का काम करता था। आज सुबह मृतक बच्चू खान अपनी बाइक पर अपने पोता पोती को बैठाकर दिवाकरी स्थित एक प्राइवेट स्कूल में छोड़कर बेलका की ओर जा रहा था। तभी बेला का मोड़ पर सामने से आ रही बुलेरो गाड़ी ने बच्चू खान को बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बच्चू खान की मौत हो गई और बुलेरो गाड़ी चालक बुलेरो को मौके से लेकर फरार हो गया। उसके बाद घायल अवस्था में मृतक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हाँ जी, क्या हुआ था बताइए। बच्चू खां सनोप चांद खां अपने पोता पोतियों को बख्तल से स्कूल दिवाकरी स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बच्चों को छोड़कर बेला का जा रहे थे, तभी वो बेला का रोड क्रॉस कर रहे थे मेन से, जब वो बिलोरो वालों ने उसको टक्कर मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद में भर्ती कहाँ कराया? इसके बाद में साने हॉस्पिटल में हमने भर्ती कर दिया, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। फिर थाने पर सूचना दी आपने? हाँ, फिर एने भी थाने में सूचना दी सर। उसके बाद डेड बॉडी कहाँ रखवाई? डेड बॉडी अभी थाने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखवाई? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ला रही। तो बुलेरो को पकड़ लिया गया? नहीं पकड़ी साहब बुलेरो को। क्या नाम है इनका पूरा? बच्चू खां सनोप चांद खां। कहाँ के रहने वाले हैं? बख्तल की निवासी, बख्तल की चौकी, दिल्ली रोड अलवर। क्या काम करते थे ये मुर्गा की दुकान करते थे साहब, बख्तल की चौकी पे। तो बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे इसके 5 है, 3 लड़के 2 लड़के हैं सर। सबकी शादी करते? सबकी शादी करते सर। क्या नाम है आपका? इलियास खां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के छत का प्लास्टर मंगलवार को गिरने से हड़कंप मच गया। प्लास्टर गिरने से वहां स्थित सहायक कर्मचारियों को हल्की चोटें भी लगी। ऐसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कमरों के कार्यालय कर्मचारियों को बाहर ठहरने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने कहा कि 2010 में जब वह लक्ष्मणगढ़ में कार्यरत थे तो समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब प्लास्टर गिरने की वजह से यह साबित हो गया कि इसका शिकायत ऊपर पहुंचा दी गई और व्यवस्थाएं दूसरे कमरों में बैठकर की जा रही है। वहीं डॉक्टर के मीणा ने बताया कि हर दिन किसी न किसी कमरे की छत का प्लास्टर गिर रहा है। इस मामले को लेकर हमने कई बार जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है। आज सुबह हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं श्री दीपचंद जी, वो साइन करने के लिए टेबल पर गए थे और जैसे ही उन्होंने रजिस्टर उठाया वैसे ही एकदम से पूरा का पूरा प्लास्टर धड़ से नीचे आ गया और किसी के भी सर पे गिर सकता था। मैं भी वहीं बैठता हूं और इसलिए यहाँ पर बैठने में बहुत ज़्यादा खतरा है। सभी कर्मचारी में भय व्याप्त है क्योंकि कोई भी कमरा सुरक्षित नहीं है जहाँ पर बैठा जा सके। इसलिए हमने प्रशासन से भी निवेदन किया था, कल सीएमएचओ साहब को भी अवगत कराया था इसके बारे में कि सर जब तक इस बिल्डिंग का कुछ नहीं होता है कृपया कोई
वैकल्पिक व्यवस्था के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करें। पूर्व में भी इस तरह से गिर चुका है, एक बार पहले भी सीएमएचओ साहब के कमरे में गिर चुका है। नंबर 1 में जो आरडीएसपी की सेल बैठती है वहां पर भी गिर चुका है। और आज कहाँ कौन से रूम है? आज डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण का ये रूम था, उसमें गिरा है। 1 नंबर जो आरडीएसपी सेल है वहां दोबारा गिरा है। सीएमएचओ साहब के चैम्बर से पहले जो रूम है, रूम नंबर 2 एनएचएम का, उसमें भी सीएमएचओ साहब के चैम्बर का ये रूम है और इसमें भी कल शनिवार को यहाँ भी गिरा है। तो ये बरसात का सीजन है और पूरे बिल्डिंग खराब है, ये कभी भी गिर सकती है। सभी कर्मचारी में बहुत ज्यादा भय व्याप्त है, कोई भी अंदर बैठने को तैयार नहीं है। किस तरह से काम कर रहे हैं सभी कर्मचारियों में? कर्मचारी काम कहाँ करें, सब बाहर बैठे हैं, अंदर कौन बैठेगा। पहले भी कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है जी। उस समय के जो सीएमएचओ थे उन्होंने भी कलेक्टर साहब को अवगत कराया था और मुझे जहां तक ध्यान है कलेक्टर साहब ने एक बार सीएमएचओ साहब को कहा भी था कि जो भी प्रपोजल है यूआईटी द्वारा नई बिल्डिंग के लिए दिया गया वो लेकर के मंडे मीटिंग में आवें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। जी सर, अभी सुबह सीएमएचओ ऑफिस में 3 छतों की छत गिर गई है और जिसमें आप बैठते हो उसकी छत गिरा हुआ है, तो क्या कहना चाहिए समूह? ये सीएमएचओ अलवर का जो भवन है 2010-11 में बना था, उस वक्त भी इसके निर्माण कार्य में जो खामियां थी, कमी थी, वो अखबार में मैंने पढ़ता था। उस वक्त मैं लक्ष्मणगढ़ सीएससी में इंचार्ज था, तो उसी वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वो अखबारों में ये पढ़ा गया था मेरे द्वारा कि ये इसका निर्माण घटिया हो रहा है। अब ये स्थिति है कि इसके प्लास्टर कमरों में गिर रहे हैं, हमारे कंप्यूटरों को खतरा है, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को खतरा है यहाँ पर। तो मैंने कल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी एक पत्र लिखा है जिसमें काफी विशद विवरण दिया है और फोटोग्राफ भी भेजे हैं। और दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं और छतों में भी दरारें हैं और बारिश में इसमें प्लास्टर गिरने की संभावना और बढ़ गई है। तो गैलरी में हम काम करेंगे ताकि हम अपना बचाव कर सकें। अभी तक कोई सुरक्षित जगह पर रखवाएंगे। अभी तक कोई दुर्घटना हुई है, किसी की चोट वोट हुई? नहीं, अभी आज डिप्टी सीएमएचओ के यहाँ कमरे में जो डॉक्टर के मीणा जी हैं FW के, उनके यहाँ प्लास्टर गिरा था, तो मैंने उनको कल ही कह दिया था कि गिर जाएगा, तो उन्होंने वहाँ से हटाया नहीं, दूसरी साइड के लिए था। वो गिर गया, तो वहाँ किसी की लगी नहीं है, तो बचाव हो गया। और यहाँ खतरा है, पूरा खतरा है सभी के लिए। तो इसके लिए कलेक्टर साहब कहा था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इंजीनियर को भिजवा करके और इसकी चेक करवाऊंगा। जल्दी कदम उठाने के लिए गई है उनके द्वारा। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर।
हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर नगर परिषद की ओर से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तृतीय चरण में वार्ड 28 मेहंदी बाग हनुमान मंदिर में वार्ड संख्या 22, 25, 28 का पट्टा शिविर लगाया गया। शिविर में नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, वार्ड पार्षद लोचन यादव सहित नगर परिषद के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस दरमियान नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अब तक लगभग 1500 से अधिक लोगों को पट्टा दिया जा चुका है। शिविर में पट्टा बनवाने के दौरान जो भी समस्याएं आई उनका मौके पर ही तुरंत प्रभाव से निदान किया गया। साथ ही मौके पर ही उन्हें पट्टे वितरित भी किए गए। 22, 25, 28 वार्ड का कैंप है, 2 दिवसीय कैंप है और सरकार के निर्देशानुसार ही जो स्टेट से गाइडलाइन मिली थी उसके अकॉर्डिंग ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। स्टेट ग्रांट 69 है, कच्ची बस्ती, इन सेगमेंट्स में हम लोग पट्टे दे रहे हैं और पट्टे उनमें भी दे रहे हैं कि जो पुराना इलाका है मगर उनकी किस्म जो बोल रही है वो कृषि भूमि बोल रही है, किन्हीं कारणों से रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ है। तो ऐसी कृषि भूमियों को भी हम लोग जो कि आबादी में बच गए हैं उनका सोमोटो 98 करके उनको निर्धारित कैटेगरी का श्रेणी का पट्टा जारी कर रहे हैं और जनता को इस बाबत जागरूक भी कर रहे हैं कि भाई इस तरह के इश्यूज भी उनको भी हम रिजोल्व कर रहे हैं। सरकार ने तमाम तरह की जो शिथिलताएं दी हैं उनके अनुसार ही हम लोग इन कैंपों को आयोजित कर रहे हैं। एक बहुत स्पष्ट चीज कि हम लोग जो भी पेंडेंसी है उसको निर्धारित समय रेखा के अंदर ही निष्पादित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारी लंबित पत्रावलियां हैं कोशिश करेंगे कि अगस्त के अंदर में एंड तक हम लोग सभी जो लंबित पत्रावलियां उनका निस्तारण कर दें, जनता को राहत पहुंचाएं। कितने लोगों को पट्टा दिया जा चुका है? अभी लगभग 1550 से ज्यादा लोगों को पट्टा दिया जा चुका है और लगभग हमारे पास 700 से ज्यादा पत्रावलियां लंबित हैं जिनमें काफी बड़ी संख्या पटवारी रिपोर्ट में है। तो राजस्थान सरकार की जो अधिकतर योजनाएं हैं उनका अधिकतम लाभ आमजन को मिल सके, पट्टे का जो लाभ है अधिकाधिक जनता को मिल सके, इसी अभियान के तहत आज वार्ड 25 में 2 दिवसीय प्रशासन शहरों के संघ शिविर का 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस कैंप के तहत कल भी हम लोगों ने यहाँ पे 8 पट्टों का वितरण किया था और आज भी पत्रावलियों का किया जा रहा है और अधिकाधिक पट्टे देने के लिए हम लोग संकल्प है। कितने लोगों को अभी तक पट्टा दिया जा चुका है? मेरे वार्ड के कम से कम 80 से 90 लोगों को पट्टा वितरण हो चुका है। क्या प्रमुख समस्याएं आ रही है कैंप में स्थानीय लोगों द्वारा? ना ऐसा कुछ नहीं कहा, सारे नगर परिषद प्रशासन खुद कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कल सभापति जी भी आए थे, अभी आने वाले हैं। सभी लोग हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और जनता को अधिकाधिक फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर? कौन से वार्ड से? मेरा नाम लोचन यादव, वार्ड 25 पार्षद। राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन शहरों के संघ अभियान अलवर में फेल होता नजर आ रहा है। नगर विकास न्यास में अधिकारियों की मनमानी से जहां पिछले 1 महीने से कैंप नहीं लग रहे, वहीं कैंसरग्रस्त सीनियर सिटीजन और काफी महिलाएं पट्टे के लिए महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। आवेदकों ने आरोप लगाया कि पट्टे के लिए काफी समय से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पट्टे नहीं मिल रहे। सूत्रों के अनुसार यूआईटी में 1100 से अधिक आवेदन पट्टे सहित विभिन्न कार्यों के अभियान के दौरान आए लेकिन 50% भी फाइलों का डिस्पोजल नहीं हो पाया। हालात यह है कि यूआईटी बिल्डिंग जहां पर अस्थायी कैंप लगाया जा रहा है उसके मुख्य गेट पर भी ताला लटका हुआ है। इतना ही नहीं, यहां अभियान से जुड़े बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर और अस्थायी कर्मचारी तो बैठे रहते हैं लेकिन अस्थायी कैंप में अधिकारी तो आते बैठते हैं लेकिन अब अधिकारी भी गायब नजर आते हैं। कहाँ से आए हैं? 200 फुट ज्योति नगर। क्या काम करते हैं? मैं ठेल लगाता हूँ। अच्छा, क्या परेशानी यूआईटी में कब से आ रहे हैं? सन 2001 की फाइल लगी हुई है मेरी। किस लिए लगाई थी फाइल? पट्टा के लिए लगाई थी। अच्छा। और आंकड़ा साहब ने बोला था कि भाई 5000 रुपये जमा कराओ और आपकी फाइल पट्टा आपका भी मिल जाएगा। अच्छा, 5000 जमा कराए? हाँ, 5000 रुपये जमा कराए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर बताओ? उसके बाद मैं जब भी कैंप लगता है, जब भी मैं आता हूँ और बिगर कैंप भी आता हूँ पर कोई जवाब नहीं देते। फाइल मिली नहीं मिली आपकी? क्या कहते? फाइल मिल गई, अब ये कहते हैं फाइल मिल गई, कभी कहते हैं नहीं मिली, यही बताते हैं। पट्टा भी नहीं मिला? नहीं मिला। 2001 से लग रहा है? 2001 से लग रहा हूँ। 5000 रुपये जमा कराए हुए हैं कि 5000 रुपये जमा कराओ, आपको फाइल पट्टा अभी मिल जाएगा और आज तक हमको पट्टा नहीं मिला। वर्मा है जी, कहाँ से? 7 जोड़ा से मिला है। अच्छा, क्या आपका मेरा पट्टा लेना है तो पट्टा पहले मंदिर माफी की थी, मंदिर माफी की व्यापक होगी तो इसमें कम से कम 40% करो, उनको ऑलरेडी पट्टा इशू हो चुके हैं। और मैंने फाइल जो लगाई थी ये
वैसे ही बोलते। हाँ, 355 क्रमांक में 19/10/2020 को लगाई हुई है। अच्छा। अभी फाइल सुबह से यहाँ नीचे पड़ी है, भेज को ऊपर राजी नहीं है। अच्छा। अभी से मेरी गलती क्या, मैं उनको पैसा देने के लिए था और सीएम पोर्टल 2 बार कंप्लेंट कर चुकी है, जिसकी नंबर ये है। जी, पट्टा नहीं दे रहे, पट्टा मिल ही नहीं, पट्टा का फाइल नहीं भेज रहे ऊपर यहाँ से। अच्छा, क्या कुछ पैसा से मांगते हैं? कुछ पैसा नहीं, परेशानी है। सुबह से कल की फाइल निकाली हुई है, क्यों नहीं भेज रही है? मिसलीडिंग करेंगे ना, जिसको मतलब मिसलीडिंग कर रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखो 2 बार कंप्लेंट की मैंने इसमें सीएम पोर्टल पे, कोई सुनवाई नहीं। जो आपके सामने खड़ा हूँ मैं, बैठा हूँ आपके सामने, ये लेके बैठेगा, फाइल लेकर बैठे। सुबह कल की निकाली हुई है और 4 बार रिक्वेस्ट कर चुकी मैंने इनसे। सी ब्लॉक से आया हूँ सर। सी ब्लॉक से हमने पट्टे के लिए अप्लाई कर रखा था, लगभग 2.5-3 महीने हो गए पट्टे के लिए। फाइल को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, वो दिया अभी तक नहीं। हमारे साथ अप्लाई किए 2 लोगों को मिल गया, अभी तक हमको नहीं मिला। हम कभी किस चीज का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, कभी किस चीज का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन गाँव के संग कहा है कि आपको घर बैठे पट्टा मिलेगा, जबकि हम चक्कर लगा के थक गए। हमारे साथ साथ लेडीज आती हैं, वो भी, और बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के बिगोता गांव के ग्रामीण आज जिला कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपकर जबरदस्ती आबादी भूमि में बेदखल करने की शिकायत की। उन्होंने इस संबंध में तहसीलदार को भी पाबंद करने की मांग की। बिगोता निवासी राम अवतार ने बताया कि ग्राम बिगोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर निवासी है। वे बेजुबान से आरसी खसरा नंबर 1200 किस्म गैर मुमकिन बाड़ा वाकई ग्राम बिगोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर में 4 एकड़ भूमि पर अपने बुजुर्गान के समय से रिहायश करता चला आ रहा है। इसके अलावा उनके पास अन्य कोई जगह, घर या मकान उपलब्ध नहीं है। यह खसरा नंबर 1200 उनके पिता के नाम व भाई रमेश के नाम 150 वर्ग गज का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 13 फरवरी को जारी किया गया था, जिसका पट्टा जारी करने के पहले ग्राम पंचायत की बैठक कोरम की बैठक लेकर सर्वसहमति से निर्णय पास करके गांव के करीबन 50 लोगों को आवंटन किया गया था और आवंटन के हिसाब से ही इस भूमि पर आबादी बनाकर बजमाने बुजुर्गान से रहता चला आ रहा है। वर्तमान में ग्राम पंचायत बिगोता के सरपंच कमलेश मीणा उनसे लंबे समय से चुनावी रंजिश होने के कारण इस भूमि से जबरन तहसीलदार से मिलकर बेदखल भूमि को स्वयं हटना चाहता है। तहसीलदार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रखी है। उन्होंने जिला कलेक्टर से इस मामले में दखल होते हुए तहसीलदार को पाबंद कर निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ये जमीन का मामला है। मैं गांव बिगोता तहसील राजगढ़ से बोल रहा हूँ। राम अवतार मेरा नाम है और ये जमीन का विवाद चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है। पट्टा शुद्धि जमीन है, उसमें तहसीलदार डिस्पोज करके और मेरे को बार बार अनटेंशन कर रहा है और अब मेरे को हटाने के प्रयोग में चल रहे हैं। अगर मेरे को हटाएंगे, अब मैं रहने के लिए मेरे कन जगह नहीं है, अगर मेरे को हटाएंगे, डिस्पोज करेंगे तो मैं मेरी आत्महत्या मुझको करना पड़ेगा और मैं मर जाऊंगा सब तरीके से। क्यों हटाया जा रहा है? आपको क्या कारण? जाति विशेष से कुछ लोग मीणे लोग हैं, सरपंच मीणा है, एसडीएम तहसीलदार मीणे हुए, पक्ष बात करते, न्याय प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है। मैं न्याय के लिए सरकार को देता हूं और सरकार के लिए आज कलेक्टर साहब को उद्यापन देने के लिए आया हूं। मेरे को बार बार परेशान कर। पट्टे में क्या प्रॉब्लम आ रही है? पट्टा है मेरे का न्याय, पट्टा जमीन कन्वर्ट नहीं हुई। 55 पट्टे हैं, 55 के साथ में मैं भी हूँ। अब 55 को नहीं हटाया, मेरी जमीन कॉर्नर पर रोड पर आ गई तो सरपंच जमीन कब्जा करने के चक्कर में जाति विशेष से समुदाय के अधिकारी सारे ये कब्जा करनी चाहिए। तहसीलदार का क्या नाम है? केशु मीणा अभी था उस टाइम पे, नहीं अब तो तहसीलदार तो दूसरा है, ओम प्रकाश है। इस टाइम पे तो एसडीएम और तहसीलदार एक सरिता मीणा है। उन्होंने ये बोली अगर ये जमीन को तेरे को हटाकर मैं सरपंच को दूंगा। ये जाति विशेष का मामला चला रही है। अभी आप जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपने आए हो? हाँ जी, ठीक है जी। जाति विशेष का मामला ये कैसे है तहसीलदार साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। मेरे साथ में पूरे गांव के जर्नल के सभी जातियों के सारी समस्त बस्ती है। अरावली बिहार थाना पुलिस ने स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास से चोरी हुई बुलेरो गाड़ी को बरामद किया, लेकिन पुलिस अभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अरावली बिहार थाने के उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि स्कीम नंबर 8 निवासी जगन मीणा ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी बुलेरो गाड़ी मकान के बाहर खड़ी हुई थी और वह खुद मकान के अंदर भजन कीर्तन करने में व्यस्त थे। उसी समय एक अल्टो कार में बैठकर कुछ बदमाश आए और उनके मकान के बाहर खड़ी बुलेरो गाड़ी को चोरी करके ले गए। चोरी का मामला मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां अल्टो कार मकान के बाहर आकर रुकती है और उसमें से बदमाश निकलकर बुलेरो गाड़ी को ले जाते हुए नजर आते हैं।
इस पर अरावली बिहार थाना पुलिस ने बुलेरो चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान पता लगा कि स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास से चोरी हुई बुलेरो गाड़ी राजगढ़ थाना क्षेत्र में लावारिस अवस्था में खड़ी मिली, जिस पर अरावली बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को मौके से बरामद कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस बुलेरो गाड़ी की चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। परवादी जगनलाल मीणा ने मुकदमा नंबर 455/22 दर्ज कराया था, जिसमें उसने सूचित किया कि एक बुलेरो गाड़ी उसकी चोरी हो गई है सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास से। प्रकरण दर्ज करके तलाश की जा रही थी। इस दौरान हमें सूचना मिली कि उक्त जो बुलेरो थी जो चोरी हुई थी, ये राजगढ़ थाना क्षेत्र में लावारिस स्थिति में खड़ी हुई है, जिसको कब्जे में ले लिया है और अभी जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मानदेय पुनरीक्षण में हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि भारतवर्ष में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत करीब 25,000 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। कोविड-19 में संसाधनों के अभाव के चलते भी पूर्ण ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी और आज भी दे रहे हैं। सैकड़ों साथी कोविड-19 से भी संक्रमित हुए और कई तो उसके कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। मानदेय पुनरीक्षण अप्रैल 2017 में किया गया जाना था। इससे पूर्व अक्टूबर 2013 में मानदेय पुनरीक्षण किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा लगभग 8 वर्ष बाद 3 जून 2022 को मानदेय पुनरीक्षण किया गया, जो कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई दर के हिसाब से बहुत कम है। इस मानदेय पुनरीक्षण में सभी वरिष्ठ संविदा कर्मियों को भी गत 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा की गई। उनको मानदेय पुनरीक्षण में 1 रुपए का भी लाभ नहीं दिया गया और हजारों संविदा कर्मी तो इस कार्यक्रम में विगत 18-20 वर्षों से अधिक समय काम करते करते अपनी सरकारी नौकरी की आयु सीमा भी पार कर चुके हैं, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के नाम पर उनके दीर्घकालीन अनुभव को दरकिनार कर दिया गया। जी, आज हम सब लोग नेशनल यूनियन जो हमारी है उसके आह्वान पर एक ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हमने सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है, इसके बाद हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देंगे। ज्ञापन का इश्यू ये है कि हमारा जो पे रिवीजन होना था वो 2017 में होना था, जो कि लेट होते होते 2022 में हुआ है और वो रिवीजन भी इस तरह से हुआ है कि जो सीनियर लोग हैं उनको 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पे है वो कम से कम इतना तार्किक तो हो कि महंगाई को देखते हुए जो सीनियर साथी हैं उनको बेनिफिट हो। हमारे जो नए साथी हैं हो सकता है उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, लेकिन लेट के साथ साथ विसंगतिपूर्ण पे रिवीजन होना ये बर्दाश्त के बाहर है। और हम सब लोग पूरे इंडिया भर के साथी इकट्ठा होकर हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं सरकार को। हमारे जो नेको है जो दिल्ली से फंड करता है, केंद्र सरकार का जो उपक्रम है, अगर नहीं होता है तो फिर हम और तीव्र और उग्र एक्टिविटी भी करेंगे, जिसमें आंदोलन, धरने आदि शामिल होंगे। तो अभी तो हम जस्ट एक ज्ञापन और निवेदन के रूप में इस मुहिम को चला रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पर किसको दिया है ज्ञापन? यहाँ हमने सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है आज सभी साथियों ने इकट्ठा होकर। क्या नाम है, क्या ज्ञापन में हम पे रिवीजन दे रहे हैं जो फेज 5 का होना है, और फेज 5 का जो पे रिवीजन है उसी का हम ज्ञापन दे रहे हैं। नाम है और क्या पद है आपका? मेरा नाम सुरेश है, मैं यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी हूँ, जिला एड्स नियंत्रण बचाव और रोकथाम इकाई में। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है। कोई
पैसा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को खंडेलवाल वैश्य समाज समिति ने सोमवार को सीए रक्षित खंडेलवाल को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन दिया। मोहित बटवाड़ा ने बताया कि जयपुर के मुहाना मंडी के इलाके में खंडेलवाल समाज ने एक युवक ने घर की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे मौके पर पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। उस सुसाइड नोट में मृतक युवक ने 2 व्यक्तियों पर प्रताड़ित होना बताया। इस घटना से पूरे खंडेलवाल समाज में रोष है। इस मामले से जुड़े हुए डीएसपी की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तथा दूसरे आरोपी व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया हो। ज्ञापन देने वालों में अजय मेठी, सुरेश नसवरी, नेमी पुनिया, जगमोहन रावत, रोहित खंडेलवाल, सुरेश चंद खंडेलवाल, अंकुर, साहिल छत्रपुरिया, ओम प्रकाश खंडेलवाल, गिरधारी आदि शामिल थे। एक युवा प्रोफेशनल सीए रक्षित खंडेलवाल जिन्होंने जयपुर में अभी परसों आत्महत्या की थी, उस मामले में हमने आज संयुक्त खंडेलवाल समाज गोविंदगढ़ के तत्वाधान में आज एसडीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंतर्गत हमने मांगे की हैं कि जो भी व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति है इसके अंदर और पुलिस अधिकारी जो इस मामले में संलिप्त है सीए रक्षित आत्महत्या कांड में, उन सब की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, एसपी लेवल द्वारा जांच हो और एक न्याय की मिसाल में बन सके, ऐसा न्याय मिले। पीड़ित का परिवार उसके ऊपर पूरी तरह आर्थिक रूप से आश्रित था, तो उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उसके छोटे भाई को मिले तथा उसके परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं 420 और एससी एसटी एक्ट के अंदर वो मुकदमे खारिज किए जाएं। खंडेलवाल समाज पूरे गोविंदगढ़ ने आज इस मामले को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है एसडीएम साहिबा के सामने और आगामी दिनों में रणनीति तैयार की जाएगी। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा जन आंदोलन शीघ्र ही खड़ा किया जाएगा। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री गोविंद अभियान समाज की ओर से होने वाली रामलीला को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला से जुड़े सभी कलाकार मौजूद रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिशंकर रावत ने बताया कि गोविंदगढ़ में करीब 80 वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है और कस्बे की यह सबसे पुरानी रामलीला मैदान है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। कलाकारों का उत्साहवर्धन के लिए मंच पर रामायण पाठ का करवा कर प्रसाद वितरण करवाया था, जिससे मंच सूना नहीं रहे। अब कोरोना जैसी स्थिति नहीं है और सभी कलाकार जोश में हैं। मीटिंग में सभी कलाकारों को बुलवाकर पात्र बनाने तथा उनकी रिहर्सल की जिम्मेदारी रामलीला के डायरेक्टर श्रीकांत शर्मा को सौंपी गई। यह रामलीला 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद नाटकों का भी मंचन होगा, जिसमें संतोषी मां, दहेज, महाराज भर्तृहरि नाटक दिखाए जाएंगे। मीटिंग में हरिशंकर रावत, मोहन बना, टीकम चंद, नीरज भगवती, विनोद गोयल, बिंदा, उदय स्वामी, ओम प्रकाश, गोविंद, मुमिम सहित सभी पात्र मौजूद रहे। हमारी रामलीला के बारे में कमेटी की 2-3 बार पहले मीटिंग हो चुकी है और हमने सब निर्णय लिया है मिलकर कि रामलीला हमें भव्य रूप से करनी है, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से 2 साल हम इसको नहीं कर पाए थे। आज हमारी 4थी मीटिंग हुई है और उसमें इसको फाइनल रूप दे दिया गया है, पात्रों का चयन कर दिया गया है, तैयारियां करीब करीब अंतिम रूप में दे दी गई हैं और अब कल से या परसों से हमारा यहाँ पर पात्रों का रिहर्सल के लिए कार्यक्रम चालू होगा, जिसमें हर जो कार्यकर्ता है जिसको पात्र दिया गया है उसको अपने रिवीजन करना है, उसकी तैयारी करनी है। ये हम 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चालू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले से भी ज्यादा हम भव्य रूप से इसको प्रदर्शन कर सकें। हमारी ये रामलीला बहुत पुरानी है, करीब 70-80 साल पुरानी है। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पहले से रामलीला चालू है। हमारे बहुत पुराने पात्र हैं जिन्होंने इसको अभिनीत किया है। अलवर जिले में भी हमारी रामलीला का नाम है। हमने अलवर में अंगद रावण संवाद किया है, जो कि जिले में प्रथम स्थान जिसको मिला है। तो अलवर वाले भी हमारी रामलीला से खुश हैं
कि भाई गोविंदगढ़ की रामलीला चलती रहे। हमारे जितने भी साथी हैं सब में उत्साह है और ग्रामवासियों का भाई हमें पूरा इस बात का सहयोग मिलता है कि कस्बे की रामलीला है और हम ये रामलीला निरंतर रूप से चलती रहे और हम भी ये कोशिश करते हैं कि रामलीला का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें जिससे भगवान राम की महिमा का भी बखान हो सके। एक कार्यक्रम भगवान राम के नाम का भी है जो हम 15-20 दिन का करते हैं, ये एक चर्चा में रहता है। भगवान राम में लोगों की आस्था है और उसी का ही रूप हम ये प्रदर्शित करते हैं। रामगढ़ थाना पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना को हिरासत में लिया। उन पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। कसाना पर आरोप है कि उन्होंने रामगढ़ में भाजपा के धरने के दौरान भड़काऊ भाषण का उपयोग किया। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ इलाके में बढ़ते अपराधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोमवार को रामगढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया था और उसी दौरान मॉब लिंचिंग के मामले में विवादित बयान को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के तहत जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक कमल मीणा के समक्ष बयान हुए थे। पुलिस ने आहूजा से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इसी दौरान एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र कसाना ने अपने भाषण में कहा कि उनको दबाया जा रहा है और किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। अगर हमारे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो तो रामगढ़ इलाके में कोहराम मच जाएगा। पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लेकर कसाना को आज हिरासत में ले लिया। जैसे ही शहर के विधायक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय नरूका, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता और अन्य कार्यकर्ताओं को मालूम चला तो सभी रामगढ़ थाने पहुंचे और पुलिस के समक्ष विरोध जताया। रामगढ़ थाना पुलिस ने करीब 5 घंटे बाद अनवर बयानबाजी न करने के लिए पाबंद करते हुए कसाना को छोड़ दिया। इस दौरान सुखवंत सिंह, जवाहर तनेजा, राजेंद्र मिश्रा, एमपीएस, गौरव सोनी सहित अनेक कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। आज एमएलए साहब आप रामगढ़ आए हैं और जो कसाना जी की आज ये गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और ये किसके दबाव में है आपके हिसाब से? देखिए, जब से राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार आई है, पूरे राजस्थान भर में अराजकता का माहौल है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चाहे वो गोकशी की घटना हो, चाहे अवैध खनन की घटना हो, हत्याएं हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, चेन स्नेचिंग की घटना हो। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं गृह मंत्रालय भी है और मुख्यमंत्री जी राजस्थान पुलिस को काम करने की बजाय, चाहे वो पक्ष का एमएलए हो चाहे विपक्ष का एमएलए हो, उसकी जासूसी पुलिस के माध्यम से करा रहे हैं। गोविंदगढ़ में अभी कुछ दिन पहले ही चिरंजी लाल जी सैनी की बहुत प्रत्यक्ष तरीके से उनकी हत्या हुई, उनको पीट के मार डाला, मॉब लिंचिंग हुई और उसमें मुलजिम गिरफ्तार भी हुए। लेकिन जो मुलजिमान अधिक थे उनको 10 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए। उसको लेकर के कल अलवर जिले के अंदर, विशेष रूप से रामगढ़ में और गोविंदगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का धरना रहा। उस धरने के दौरान हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना जी आए थे और उन्होंने राज्य सरकार को टारगेट करते हुए वाक्य मीडिया के सामने रखे। उस बात को मुद्दा बना करके, क्योंकि गहलोत सरकार मुलजिमों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है और लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात को कहने का, सरकार के खिलाफ बोलने का। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र के खिलाफ बोलती है और आम जनता, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जब उनको जो नीतियां जनहित की होती हैं वो उनको अच्छी नहीं लगती तो वो केंद्र के खिलाफ भी बोलती है, राज्य के खिलाफ भी बोलती है, मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, सामने वाले के खिलाफ भी बोलेंगे। कल राजेंद्र कसाना जी ने कोई बात जो वर्तमान पुलिस की कार्यशैली है या राजस्थान सरकार की कार्यशैली है, उसको लेकर के एक वाक्य, एक स्टेटमेंट मीडिया में जारी किया था। उसको लेकर के आज रामगढ़ पुलिस जिस प्रकार से अलवर में इनके घर पहुंची, ये एक सम्मानित नागरिक है अलवर के, अलवर जिले के, इनकी धर्मपत्नी सरपंच है, पार्टी के एक अच्छे अनुशासित कार्यकर्ता है, जिले के उपाध्यक्ष है। और जिस प्रकार से 15-20 पुलिस वाले इनके घर पहुंचे, जो मुझे राजेंद्र जी ने आप बताया कि इनके घर में घुस करके तलाशी दी, कपड़े तक इनको नहीं लेने दिए और जबरदस्ती इनको गाड़ी में बैठा के लाए। तो जब मुझे सूचना मिली तो मैंने हमारी जो अलवर की एसपी साहिबा है उनसे आग्रह किया कि मैंने कि ये पुलिस बिल्कुल गलत कर रही है। तो उनका ये कहना था कि उनको हमने पाबंद करने के लिए 107 उसमें हम पाबंद करेंगे और कुछ समय बाद रिहा कर देंगे। और मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई जब वो रास्ते में थे, उनका भी यही वर्जन था कि हम इनको
गोविंदगढ़ के पीजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए आज नाम वापस लेने की प्रक्रिया खत्म हुई। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। पीजी महाविद्यालय गोविंदगढ़ के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र जाट ने बताया कि संयुक्त सचिव के पद पर विशाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद संयुक्त सचिव पर संदेश तनेजा निर्विरोध संयुक्त सचिव चुन लिए गए। उसके अलावा अध्यक्ष पद पर अंकित गुज्जर, मुबारक खान और नेत्रपाल सैनी तथा उपाध्यक्ष पद पर दीनदयाल सैनी और चेतराम सैनी तथा महासचिव पद पर गुरप्रीत और साजन के बीच चुनाव लड़ा जाएगा। NSUI और NBVP दोनों ही संगठनों के लिए यहां पर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला। सभी प्रत्याशी निर्दलीय ही चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। छात्र नेताओं ने अपने अपने फील्ड में जाकर चुनाव प्रचार भी तेजी से शुरू कर दिया और छात्र मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग छात्र नेता करते नजर आ रहे हैं। 26 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मतदान होना है और 27 अगस्त को मतगणना में तय हो जाएगा कि छात्र रणनीति का कौन सिकंदर बनेगा। भिवाड़ी में छात्र संघ चुनाव की गहमा-गहमी के बीच भिवाड़ी के बाबा मोहन राम किसान पीजी कॉलेज में दोपहर 12 बजे फाइनल उम्मीदवारों की सूची चस्पा कर दी गई, जिसमें कुल 4 पदों के लिए 16 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। अब कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 16 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से अध्यक्ष पद के लिए 7, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 और महासचिव के लिए 4 और संयुक्त सचिव के लिए 2 प्रत्याशी थे। इनमें से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व एक महासचिव का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। अब मैदान में केवल 13 उम्मीदवार ही बचे हैं। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम काली खोली मंदिर धाम के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला, जिसको गंभीर अवस्था में सोमवार देर शाम भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार देर शाम 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो अचेत अवस्था में था। प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। व्यक्ति उल्टी दस्त व बुखार से पीड़ित था। सही ढंग से वह अपना नाम व पता भी नहीं बता पा रहा। काफी प्रयास के बाद उस व्यक्ति ने अपना नाम रामाधीर बताया। व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। अभी व्यक्ति के परिजन का कोई पता नहीं लगा पाया और न ही व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई ट्रेस प्रूफ है। सर, क्या मामला है जो आदमी अपने हॉस्पिटल में भर्ती है? जी, ये क्या है, एक्चुअली कल इसको लेके आए थे, 108 एम्बुलेंस से ये आया था और काफी सीरियस कंडीशन थी इसकी। इसको बुखार, उल्टी दस्त और काफी वीक कंडीशन में है ये खुद से चल भी नहीं पा रहा है। इसको यहाँ हमने भर्ती किया, इलाज किया इसका और अब इसको थोड़ी तभी सुधार हुआ है तबीयत में, तो इसको आगे भिजवाया है, आगे के लिए रेफर किया हमने। तो कोई अपना नाम वगैरह कुछ बता रहा है, कहाँ का रहने वाला है? कल तो ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, आज इसने अपना नाम बताया है, पिताजी का नाम, एज, ये सब इसने बताया है।